टीचर अनमोल उपाध्याय। इस दिन जैसा कि आपने देखा था पिछले लेक्चर में हमने कुछ लॉ को डिस्कस किया था, ठीक है, सॉरी यू कैन से दैट कि हमने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा किया था, ठीक है। आज हम लोग बेटा उसके बेस पे कुछ चीजें को रिलेट करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट लेकर आया डाल्टन ने, ठीक है, एटम्स के बारे में। क्या उन्होंने कहा बेटा कि एटम्स जो है वो कैसा है, इंडिविजुअल है, मतलब उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है बेटा कि एटम के पार्ट नहीं हो सकते हैं, तोड़े नहीं जा सकते हैं एटम, ठीक है। उन्होंने कहा एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मतलब कहीं ना कहीं कंजर्वेशन को फॉलो करता है एटम, ठीक है। और कैसा कंजर्वेशन कि उसे हम बना भी नहीं सकते और ना ही उसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते, ठीक। दो चीजें। तीसरा उन्होंने कहा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें एटम ही पार्टिसिपेट करता है, और बात हद तक काफी सही भी है। कोई भी केमिकल रिएक्शन है बेटा, अगर इंडिविजुअल चीजें डिवाइड हो नहीं सकता, टूट सकता नहीं है, तो जाहिर सी बात है डिवाइड रिलेट तो वही करेगा, या यू कह सकते हो कि कंबाइन तो वही कर रहा होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि अगर दो मटेरियल सेम है, दो मटेरियल सेम है, तो उनके एटम्स जो होंगे वो भी सेम होंगे इन रिस्पेक्ट टू शेप, साइज एंड मास। ये भी बात चलो उस समय तक के लिए सही थी, काफी सही थी, ठीक है। जाहिर सी बात है दो लोग अगर सोच रहे होंगे तो यही तो सोच रहे होंगे बेटा कि अगर ये भी चौक है ये भी चौक है, तो दोनों के एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम। उन्होंने कहा कि अगर दो डिफरेंट एटम्स या दो डिफरेंट एलिमेंट्स, उनके जो बीच में एटम आएंगे या जो जिनसे वो मिलके बने होंगे वो डिफरेंट होंगे। सपोज दैट दिस chalk and the duster, this chalk is a different element or compound, you can say that, and this duster is different, it is made up of two different atoms। उन्होंने ऐसा ही कहा कि चॉक जो है बेटा वो एक डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ है, जबकि डस्टर किससे मिलकर बना हुआ है, डिफरेंट एटम से। इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी विद रिस्पेक्ट टू शेप, साइज एंड मास, ठीक है। लेकिन बातें कब तक सही रही, हद से हद तक 8-10 सालों तक डाल्टन का चलता रहा, बाद में बातें धीरे धीरे गलत प्रूफ हो, ठीक है। सबसे पहला तो जब जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने क्या किया, ये पता लगा लिया कि एटम के अंदर भी पार्टिकल्स हैं। एटम इज डिविजिबल, दैट इज द मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उनसे मिलके बना हुआ है। और आज के जमाने में, मतलब आज के समय में तो तकरीबन 20-22 एलिमेंट या पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स खोजे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि एटम डिविजिबल नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, उसको डिवाइड किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है कई पार्ट में, उसके अंदर कई पार्ट्स हैं, कई सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो डाल्टन कहां कहां गलत होते चले गया। डाल्टन ने कहा कि हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि एटम इज अ सिंगल स्पीसीज। बाद में पता चला एटम को डिवाइड किया जा सकता है, इट इज मेड अप ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बाद में उन्होंने कहा कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विल हैव द सेम एटम्स इन रिस्पेक्ट टू शेप, साइज एंड मास, शेप, साइज और मास के रिस्पेक्ट में उनके एटम्स जो होंगे सेम होंगे। बातें यहां तक भी गलत निकल गई, बातें यहां तक भी गलत निकल गई बेटा। अकेला कार्बन, कार्बन, ठीक है, कार्बन 12 में भी प्रेजेंट होता है, कार्बन 13 में भी प्रेजेंट होता है, और कार्बन 14 में भी प्रेजेंट होता है तो कार्बन है, पर उसके मासेस क्या है बेटा, एक में 12 है, एक में 13 है, एक में 14 है। बड़ी दिक्कत। डाल्टन की बातें यहां गलत साबित हो गई बेटा। डाल्टन ने दूसरी बात ये भी कही थी कि एटम जो होगा या एलिमेंट जो होंगे, डिफरेंट एलिमेंट जो होंगे उनके एटम जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। ये भी बात गलत निकल गई। कहां? इन द केस ऑफ आर्गन एंड कैल्शियम, बेटा इसका भी तकरीबन 40 आता है, इसका भी तकरीबन 40 आता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। बेटा एटम तो सेम है, सॉरी डिफरेंट है, बट मासेस आर सेम। उन्होंने कहा था इन रिस्पेक्ट टू शेप, साइज एंड मास, शेप, साइज और मास के रिस्पेक्ट में सेम होगा। अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो डिफरेंट होगा, पर यहां क्या है, एलिमेंट डिफरेंट है, शेप क्या है, सेम है। डाल्टन की बातें यहां भी गलत निकल गई, डाल्टन की बातें यहां भी क्या हो गई, गलत निकल गई, ठीक है। डाल्टन की बातें जब गलत निकली तो बर्जेरियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया, एक हाइपोथेसिस दिया उन्होंने। कैसा? कहा कि और ये हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट।
उन्होंने कहा कि अगर गैसेस के वॉल्यूम हम सेम रखते हैं, डाल्टन यहाँ पे फ्लॉप होगा, डाल्टन के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है इसमें, मेरा बताना जरूरी था आपके लिए कि शुरुआत कहाँ से होती है, क्यों होती है। पिछले क्लासेस में मैंने एटॉमिक मास यूनिट पे आपको लेक्चर दिया था, समझाया था कहाँ से क्या सारी चीजें आती हैं, क्यों आती हैं, कैसे हम एबल हुए कैलकुलेट करने के। आज हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। तो शुरुआत कहाँ से हुई? डाल्टन से बेटा। डाल्टन ने सारी चीजों को क्या किया, हाँ बातें गलत निकली है, सही है, बिल्कुल सही है कि बातें उनकी गलत हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका योगदान नहीं था। अगला साइंटिस्ट आता है तो दूसरे साइंटिस्ट के फेलियर पे ही वर्क करता है, ठीक। अब एक साइंटिस्ट आते हैं बेटा बर्जेलियस ने अपनी हाइपोथेसिस रखी। हाइपोथेसिस कुछ इस तरीके से रखी कि अगर वॉल्यूम सेम रखते हैं, वॉल्यूम हम क्या रखते हैं बेटा, सेम रखते हैं, तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। अगर मेरे पास ये 5 लीटर का कंटेनर है और ये भी 5 लीटर का कंटेनर है, तो इसके अंदर जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, उनमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। बोलो मानते हो इस बात को? हाइपोथेसिस से कोई प्रूफ तो था नहीं इसका। बर्जेलियस का कॉन्सेप्ट ये था बेटा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस इज ऑलवेज कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस। गैसेस डिफरेंट हो सकती हैं बेटा, लेकिन अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होंगे, ठीक। तो साइंटिस्टों ने क्या किया बेटा, कुछ कैलकुलेशन किया, कहा कि चल भाई तू कहता है कि वॉल्यूम अगर V है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N होंगे, नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। अगर वॉल्यूम V है बेटा तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, N होंगे, N एटम्स होंगे, ठीक है। N एटम्स होंगे, इसका मतलब है बेटा कि कभी सिचुएशन तो ऐसी भी आएगी ना कि 1 एटम हो जाएगा, ठीक है। कभी सिचुएशन तो हमारी ऐसी भी आएगी कि 1 एटम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे लेकर के इसको समझते हैं, ज्यादा बेटर क्लियर होगा। देखो अगर V वॉल्यूम था तो हमारे पास एटम कितने थे, मान लो N। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हमारा H2 है, Cl2 है, एंड यू विल गेट 2 टाइम ऑफ HCl। अगर इसको बैलेंस करोगे तो कुछ ऐसा ही होगा। चल बेटा इनका भी कितना वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम, तो V वॉल्यूम। इनका भी कितना है, V वॉल्यूम। इनका कितना है बेटा, 2V वॉल्यूम, है ना। मोल्स को देखो, 1 मोल, 1 मोल, 2 मोल, तो ये V वॉल्यूम, ये भी V वॉल्यूम, और ये कितना, 2V वॉल्यूम। इनके पास अगर N एटम है, इनके पास भी N एटम होंगे, और इनके पास कितना होंगे, 2N एटम होंगे, ठीक। तो कभी ऐसा भी तो सिचुएशन आएगा ना कि इसके पास 1 एटम होंगे, इसके पास भी 1 एटम होंगे, इसके पास भी कितना होगा, 2 एटम्स होंगे। फिर ये भी तो आधा एटम हो सकता है, अगर कहने चाहो तो तुम ये भी तो कह सकते हो कि अगर N था, ये भी N था, ये 2N था, ये 1 एटम हुआ तो ये भी 1 एटम हुआ, ये 2 एटम हुआ, तो ये हाफ एटम होगा, ये हाफ एटम होगा, और दोनों हाफ एटम मिल करके ये 1 एटम्स बना लेंगे, ठीक है। या यूं कह सकते हो कि सारी चीजें तो एटम के लिए कही गई थी, एटम, पर बात ये चली कि बेटा हाफ एटम तो होता ही नहीं है, इसका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है हाफ एटम का। अगर बर्जेलियस ने N एटम के लिए कहा कि अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या सॉरी नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे, सेम होंगे, बोलो ना, ठीक है। अगर वॉल्यूम V है तो नंबर ऑफ एटम भी क्या है, N है, ये 2 है तो 2N है, सेम है, क्या दिक्कत है। तो ये कभी 1 एटम भी होगा, ये भी 1 एटम होगा, तो ये 2 एटम होगा, तो ये अगर आधा एटम हो रहा होगा तो ये भी आधा एटम हो रहा होगा, ये भी 1 एटम हो रहा होगा, क्योंकि एटम तो 1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पर ये बन किससे रहा है, आधे आधे एटमों से, और आधे आधे एटमों की एग्जिस्टेंस नहीं होती है, खत्म। बर्जेलियस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या कर गया, थोड़ा सा ब्रेक कर गया, लेकिन आइडिया काफी कुछ दिया।
आइडिया यहाँ पर काफी कुछ दिया, इन्हीं के आइडिया को थोड़ा सा मोटिवेट करके, थोड़ा सा मॉडिफाई करके एवोगैड्रो ने अपना आइडिया निकाला। कहा कि एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, क्या कहा उन्होंने एवोगैड्रो ने, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस इज ऑलवेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बड़ी अच्छी बेटा, बहुत अच्छा लाइन है, क्योंकि सारा डेरिवेशन यहीं का खेल है, पूरा डेरिवेशन यहीं का खेल है बेटा, मैं पहले आपको बता दूं, ठीक है। इस चीज को बहुत ध्यान रखना कि पूरा डेरिवेशन यहीं से चलता है, क्या, एवोगैड्रो लॉ से, ठीक है। क्या कहते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट कर देते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं, देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस will always contain equal number of molecules। इन्होंने कहा कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस विल ऑलवेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स, एटम की जगह बस उन्होंने बेटा मॉलिक्यूल्स वर्ड को यूज कर दिया, अब पूरी की पूरी थ्योरी बर्जेलियस जो दे रहे थे वो सब सही हो गई। देखो ना, H2 किससे, Cl2 will give क्या, twice of HCl, and you will see that n atoms, sorry n molecules that will give 2n molecules, V volume to V volume, ठीक। then one atom, sorry one molecule will give 2 molecules, then half molecules will also be half molecules and will give 1 molecule। एटम का एग्जिस्टेंस नहीं होता बेटा, आधा एटम का एग्जिस्टेंस नहीं होता, पर आधा मॉलिक्यूल का तो एग्जिस्टेंस होता है ना। इधर देखो ना, हाफ मॉलिक्यूल H2 बोले, हाफ मॉलिक्यूल H2 बोले, क्या मतलब है इसका, 1/2 ऑफ H2 यू विल गेट H, एक एटम मिलता है। आधा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है पर आधा एटम एग्जिस्ट नहीं करता। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एवोगैड्रो का लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से अब डेरिवेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए पहला क्या है, चलते हैं बेटा थोड़ा वेपर डेंसिटी, क्योंकि यहां से हमको कुछ डेराइव करना है, थोड़ी सी चीजें छोटी मोटी जो काम आती रहेंगी। वेपर डेंसिटी क्या होता है बेटा, डेंसिटी दो टाइप की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी, एक होती है रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी बेटा 2 टाइप्स की होती है, क्या, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, that is absolute density, but with comparison to hydrogen, it will become relative density। अगर किसी भी डेंसिटी का हाइड्रोजन से कंपैरिजन करते हो बेटा, तो that will give the relative density। इसको क्या कहा जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी कहा जाएगा। Here the absolute density equal to mass upon volume। समझ में आए। अगर मैं कहता हूं बेटा कि मैं वेपर डेंसिटी निकालता हूं, तो वेपर डेंसिटी इज नथिंग बट अ रिलेटिव डेंसिटी। क्या होती है बेटा,
एक रिलेटिव डेंसिटी होती है। और रिलेटिव डेंसिटी मैंने बोल दिया ना किसी से कंपैरिजन होगा। रिलेट करने का मतलब होता है कंपेयर करना, कंपेयर करने का मतलब होता है किसी न किसी दो मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट करना। ठीक है, चल देख। वेपर डेंसिटी क्या होती है बेटा? डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस at same volume, at same volume। एक ही वॉल्यूम पे बेटा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन को कंपेयर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी। वॉल्यूम सेम होना चाहिए, दोनों कंपैरिजन तभी कर पाओगे तो वॉल्यूम को सेम रखते हैं। चल बेटे देख, डेंसिटी इक्वल टू होता है कितना? मास बाई वॉल्यूम, बोलो ना, होता है मास बाई वॉल्यूम। और ये भी कितना होता होगा? ये भी होता होगा मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम तो सेम होता है, दोनों का सेम रखना ही है। क्या आया बेटा? मास अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन एट सेम वॉल्यूम, एट सेम वॉल्यूम, एक ही वॉल्यूम पर आया। बोलो कोई दिक्कत? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा था बेटा कि एक ही वॉल्यूम पे सेम नंबर ऑफ क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, सेम नंबर ऑफ क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर वॉल्यूम सेम रहेगा बेटा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा? मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वॉल्यूम सेम था तो कोई दिक्कत तो है नहीं। सेम वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे, कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या होगा बेटा? मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ जिस भी गैस का ले रहे हो, ऑफ एनी गैस। ठीक है, ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस हो सकती है। और मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो n से n उड़ा देना, एक एक मॉलिक्यूल का लेते हैं, क्या दिक्कत है? एक एक मॉलिक्यूल का लेते हैं। वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया? n से n हमने उड़ा दिया। अरे मास दोनों का था, हमने तो देखा कि अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। तो हमने कहा कि n मॉलिक्यूल्स इनमें भी होंगे, n मॉलिक्यूल इनमें भी होंगे। हम n उड़ा रहे हैं, हम एक एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल of gas, mass of one molecule of H2, hydrogen। mass of one molecule of gas is known as molecular mass। गैस का एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है बेटा उसे मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। ठीक है, और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज 2। कितना होता है? 2। ठीक, तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू आ जाता है बेटा, इसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर मास। क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर मास, और इनको कहा जाता है 2। ये रिलेशन है बेटा, यूज करना पड़ेगा क्या? कि वेपर डेंसिटी जो होती है वो मॉलिक्यूलर मास बाई 2 होती है। कहीं से कुछ से नहीं आया, यहीं से आया है। वेपर डेंसिटी क्या होती है बेटा? रिलेटिव डेंसिटी होती है। रिलेटिव डेंसिटी होती है मतलब डेंसिटी का कंपैरिजन होता है। डेंसिटी का कंपैरिजन हम लोग करते हैं वॉल्यूम सेम रख के। वॉल्यूम सेम रहता है तो बेटा मासेज आते हैं, मासेज का रेशियो आता है। हमें इतना पता है कि अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। n से n उड़ा दिया, 1 1 आया। 1 1 को एक को कहा जाता है मॉलिक्यूलर मास, एक का मास 2 होता है। रिलेशन आ गया हमारा, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत नहीं। वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या आ गया बेटा? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड अपॉन 2। पहला रिलेशन है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो बेटा। ठीक, चलो
चलो बेटा अगला रिलेशन देखते हैं। मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, एनी गैस, कोई भी गैस हो सकती है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या लिख सकते हो बेटा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, क्या नहीं लिख सकते हो, हाँ या ना, 2 इंटू वेपर डेंसिटी लिख सकते हो, बोलो 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 बोलो, लिख सकते हो बिल्कुल, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक, जब 2 इंटू वेपर डेंसिटी लिखोगे बेटा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वही फिर से कंपैरिजन होगा, वेपर डेंसिटी तो कंपेयर करके आया हो ना क्या, ठीक, देखो वही डेंसिटी ऑफ एनी गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, फिर दोनों का वॉल्यूम क्या करोगे बेटा, सेम करोगे, मासेस का रेशियो निकालोगे। चलो देखो, मास ऑफ V वॉल्यूम ऑफ एनी गैस mass of V volume of हाइड्रोजन गैस, भाई दोनों का वॉल्यूम तो सेम है ना यार, ठीक है, तो बेटा काट के 1 1 कर देना, एक एक से निकालते हैं, एक एक वॉल्यूम से, बोलो, तो मॉलिक्यूलर मास ये आ रहा है, क्या आ रहा है, ये मॉलिक्यूलर मास है, ये काट के लिख लो, क्या ये सब मॉलिक्यूलर मास के बराबर चल रहा है, एक रिलेशन आएगा बेटा, देख लेना, ठीक, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 1 आ जाएगा, यानी मास ऑफ 1 लीटर ऑफ एनी गैस एट एनटीपी। बेटा सुन, एनटीपी और एसटीपी 5वें चैप्टर में क्लियरेंस दूंगा मैं आपको। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर मतलब तुम्हारा रूम टेम्परेचर, प्रेशर मतलब 1 atm, स्टैंडर्ड मतलब बेटा कितना हो जाएगा तुम्हारा, स्टैंडर्ड तुम्हारा 1 बार के आसपास आ जाता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, 1 atm और 1 बार में थोड़ा सा रिलेशन में डिफरेंस होता है, इस वजह से थोड़ी सी वैल्यू डिफर आती है, तो हमें अभी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुकों में एनटीपी और एसटीपी को एक ही बराबर का तौला गया है, तो उतना कोई दिक्कत नहीं होगा। पर याद रखना, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ H2, 1 लीटर H2 गैस एनटीपी पे, एनटीपी पे होती है बेटा 0.089, कितना होता है, हाइड्रोजन को हमने एक्सपेरिमेंटली फाउंड कर लिया, कितना होता है बेटा, ये होता है 2/2 इंटू मास ऑफ 1 लीटर अपॉन, ये कितना हो गया बेटा 0.089, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 22.4 लीटर, क्यों बेटा ये 1 है ना, इनको सॉल्व करोगे इस भाई साहब को तो आ जाएगा 22.4 लीटर, ठीक, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस। बोलना बेटा क्या आया, कि मॉलिक्यूलर मास जो होगा, अरे बोलो तो, मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एनटीपी, एनटीपी पे 22.4 होता है बेटा, और एसटीपी पे 22.7 होता है। बुकों में आज भी एसटीपी पे दे रखा है, कन्वेंशन चेंज हो चुका है, थोड़ी सी वैल्यू डिफरेंट आती है, पर याद रखना न्यूमेरिकली बहुत ज्यादा ये तुमको परेशान नहीं करेगा, इतना याद रखना 22.4 से ही काम चल जाएगा। क्या पता लगाए तुम, हमने ये पता लगा लिया हमने क्या पता लगा लिया, हमने ये पता लगा लिया कि अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, बोलना बेटा नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो क्या कर दूं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास,
गिवन पार्टिकल अपॉन 6.022 into 10 to the power 23 एवोगैड्रो हो गया गिवन पार्टिकल। उसके बाद गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी और एसटीपी, एसटीपी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन याद रखना एसटीपी होता है तो 22.7 होता है, पर बुकों में 22.4 यूज किया हुआ है, तो कन्वेंशन को सही कर लेना बेटा। ये हो गया, ये नंबर ऑफ मोल्स के 3 रिलेशन निकल के आते हैं, खुश कर देंगे आपको बेटा न्यूमेरिकल में, ठीक है। दैट इज द मैटर, ये हमने प्रूफ किया बेटा आज, ठीक है। अब कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं इन्हीं के बेस पे, ठीक है। दैट इज न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द मोल कॉन्सेप्ट आफ्टर देन स्टोइचियोमेट्री, ठीक। उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म एंड द चैप्टर विल गेट ओवर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।